The administration of justice and settlement of dispute of different kinds is an important function of government. अब गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना और डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना, और ये बहुत तरीके की होती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक फंक्शन है। जुडिशरी विच इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने पढ़ा है कि तीन ऑर्गन्स में डिवाइडेड है हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। तो इस चैप्टर में हम जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विच इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट and it is responsible for imparting justice. Imparting means to provide, providing or to give something, or giving knowledge, yeah, or giving justice and thereby strengthening democracy. और judiciary since third pillar है और ये responsible है justice provide करने में और हमारी democracy को और ज़्यादा strong बनाने के लिए। ठीक है, अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करेंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू कीप चेक ऑन जुडिशरी सिस्टम। Justice is possible only if judiciary is impartial and unbiased in its decision. और justice तभी possible हो पाएगा जब judiciary impartial ना हो, जैसे impartial हो, किसी के साथ unbiased behavior ना करे, injustice ना करे। ठीक है, अगर वो अनबायस्ड या बायसनेस के साथ डिसीजन करेगी, ठीक है, तो लोग उस पर क्या बिलीव ही नहीं करेंगे, इट विल नॉट बी द ट्रस्ट वर्दी सिचुएशन। Therefore, it is important that judiciary remains independent of the influence of other two organs of the government, the executive and the legislature. और इसीलिए ये जुडिशरी के लिए जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे बाकी दो ऑर्गन से, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। अगर वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ मिलकर या उनकी जो टर्म्स हैं उनके अंडर रहकर जस्टिस प्रोवाइड करेगी तो लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। समटाइम्स जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लेती है जो लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, या लोग उसके फेवर में नहीं होते हैं। जैसे समटाइम्स कुछ टाइम पहले 3 तलाक के ऊपर डिसीजन लिया गया था, गवर्नमेंट ने 3 तलाक बैन कर दिया था, या संथारा जो जेल में लेते हैं वो भी बैन कर दिया था। सो इससे क्या होता है, लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं वो हर्ट होती है, रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती है, तो तब जुडिशरी डिसीजन लेती है। ठीक है, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है और वो लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है। समझ में आया? ये बेस्ट एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, संथारा एंड 3 तलाक सिस्टम। तो इंडियन जुडिशरी क्या है, एक सेपरेट ऑर्गन है जो कि इंडिपेंडेंट है, ना ही एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है ना ही लेजिस्लेचर के अंडर आता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी। अब इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस स्ट्रक्चर में वो काम करती है। द जुडिशरी वर्क थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोर्ट। अब ये कोर्ट के नेटवर्क के थ्रू काम करती है। फॉर जस्टिस टू बी इम्पार्टेड, अब जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए देयर शुड बी मोर देन वन कोर्ट टू अपील। अब जस्टिस देने के लिए एक कोर्ट अगर होगा तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर पीपल, कि एक ही कोर्ट है और सभी लोग करोड़ों की लोग हैं, उनमें से बहुत सारों को, लैक्स ऑफ पीपल को क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो एक ही कोर्ट पे अपील करेंगे सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर जुडिशरी दैट टू गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरीवन। इसीलिए एक से ज्यादा कोर्ट होना जरूरी है। इफ अ पर्सन, if any person feels that they are being wrongly accused in the first trial, अगर जैसे एक कोर्ट है और एक कोर्ट में अगर एक पर्सन को फील होता है कि उसके साथ गलत किया गया है, अक्यूज किया गया है या उसके साथ इनजस्टिस किया गया है पहले ट्रायल में, दे शुड हैव राइट टू अपील टू अ हायर कोर्ट। और उनके पास ये राइट होना चाहिए कि वो हायर कोर्ट में जाकर क्या कर सके, अपील कर सके।
Our constitution provide a single integrated judiciary with a tiered system of trial court. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो कि टायर्स में होता है, जैसे कि लेवल्स में होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रायल, देन सेकंड ट्रायल, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से टायर्स में ये वर्क करते हैं। The structure of Indian judiciary is in fact a pyramidal structure, एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम का, where a supreme court is at the apex, और जिसमें सबसे एपेक्स लेवल पे, एपेक्स मतलब हाईएस्ट लेवल, सबसे पावरफुल लेवल पे कौन सी कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर दी हाई कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। अब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है जैसे ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत होती है, उसके अबव होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तहसील में कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, देन कम्स दी हाई कोर्ट, और उसके बाद होती है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट हर स्टेट की अलग होती है, हर स्टेट लेवल पे एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है। सो द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। सम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट। अब कुछ ऐसे स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज होती हैं, आई होप यूनियन टेरिटरीज का मतलब आपको पता होगा। तो कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। अब इसमें आप आगे पढ़ोगे कौन सी होती है, उसका नाम मैं बताऊंगी आपको, लेकिन वो अभी नहीं है। Some states and union territories have common high courts. Below the high courts are the subordinate courts. अब high court के नीचे जो courts होती हैं उसे subordinate courts कहते हैं। As mentioned above, our judiciary is integrated. अब जैसा कि ऊपर कहा गया है कि हमारी जो judiciary है वो integrated है, मतलब बटी हुई है, different tiers में divided है। Therefore, cases from the lower courts have can be appealed to high court। और जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इसमें इनके जो लोग हैं वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लोअर कोर्ट के जो लोग हैं या जो केस है वो हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, अल्टीमेटली टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर लोगों को फील होता है कि हाई कोर्ट में भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला है, तो वो कहाँ जा सकते हैं, टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर सिस्टम। सबसे पहले होती है डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सेकंड होती है हाई कोर्ट, और थर्ड होती है सुप्रीम कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होती है, डील्स विद क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। क्रिमिनल और सिविल केसेस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स। अब ये कौन से केसेस को सॉल्व करती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल्स के जो केसेस होती हैं उन पे डील करती है सबसे पहले, ठीक है। फिर हाई कोर्ट क्या करती है, कैन हियर अपील ऑफ लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स की अपील्स जो होती हैं उनको सुन सकती है, उनके ऊपर डिसीजन दे सकती है। डील्स विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। एक स्टेट के अंदर जैसे एमपी, एमपी के लोगों में अगर कोई डिस्प्यूट है या एमपी का कोई पर्सन है जिससे प्रॉब्लम है, तो वो एमपी हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, ठीक है। ओके, डिसीजन आर बाइंडिंग on all courts can move cases from lower courts itself। अब वो डिसीजंस जो सारी कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और कैन मूव केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो हाई कोर्ट का केस और
डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस के डिसीजंस भी ले सकती है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो रोल ऑफ जुडिशरी में ये कुछ हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, दैट रीड द फॉलोइंग न्यूज क्लिपिंग्स। ये कुछ न्यूज की क्लिपिंग्स हैं और पहले में आधार कॉन्स्टिट्यूशनल बट कंडीशन अप्लाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दैट सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन दी दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये एक तरीके से क्वेश्चनिंग की है कि कोरोना जो है वो दिल्ली का कैपिटल सिटी बन गया है क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में है। तो इस तरीके से जो कोर्ट्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट पर क्वेश्चन कर सकती है, उनके पास ये राइट होता है। देन दिल्ली हाई कोर्ट डिक्रिमिनलाइजेस बैगिंग। तो ये कुछ ऐसी हेडलाइन क्लिपिंग्स हैं, अब इसकी क्या मीनिंग है ये हम देखते हैं। इन द न्यूज क्लिपिंग्स वी फाइंड दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पास्ड जजमेंट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ पीपल। अब ऊपर की जो न्यूज क्लिपिंग्स हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती हैं, जजमेंट्स पास करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। ठीक है, और किसी गवर्नमेंट पर वो क्या कर सकती, क्वेश्चंस भी कर सकती हैं। जैसे कि अगर लोगों के वेलफेयर में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है तो उस पर भी क्वेश्चन अराइज कर सकती हैं। Thus, the scope of work of the judiciary is quite wide, और जो स्कोप होता है या जो उनकी डिसीजन मेकिंग बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ज्यादा वाइड होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द जुडिशरी डज द फॉलोइंग वर्क, और अगर कहा जाए तो जुडिशरी फॉलोइंग वर्क करती है, जैसे कि रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मीन्स लड़ाई, और रिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देना, ठीक है, सॉल्व करना। तो रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ऑल डिस्प्यूट दैट अराइजेस बिटवीन इंडिविजुअल और बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट। अब डिस्प्यूट सॉल्व करती है एक इंडिविजुअल या मोर देन टू इंडिविजुअल, लोगों के बीच के डिस्प्यूट सॉल्व करती है, या गवर्नमेंट और लोगों की डिस्प्यूट, या फिर दो स्टेट्स की डिस्प्यूट को, ठीक है, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को, कोई भी डिस्प्यूट हो वो सब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। जैसे दो गवर्नमेंट की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर दो स्टेट की गवर्नमेंट जैसे एमपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम और हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकती है। देन दो इंडिविजुअल्स की जो लड़ाई है वो भी कर सकती हैं, या इंडिविजुअल और गवर्नमेंट की लड़ाई को भी सॉल्व कर सकती हैं। देन आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर क्लियर है देन प्लीज हम साहब। ओके, ओके, इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। अब इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि ट्रांसलेट करना या लोगों को एक्सप्लेन करना। Many a times the cases brought from the court require an interpretation of the law। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि केसेस जो कोर्ट में आते हैं उसके पहले लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ता है, लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि लॉ क्या है। This happens if the law on a particular matter is not very clear or
द लॉ इज साइलेंट ऑन दैट मैटर। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कोर्ट में जिसके रिगार्डिंग लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। सो कोर्ट क्या करती है, उस लॉ को और ज्यादा क्लियर बताती है कि एक्चुअली ये लॉ ये है। जैसे कि अम, एक एग्जांपल दे सकते हैं, जीएसटी या डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में के टाइम पर कोर्ट ने गवर्नमेंट पर क्वेश्चन किया था कि आपने जो डीमोनेटाइजेशन की है ये, इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है। तब गवर्नमेंट ने उसका सॉल्यूशन दिया। और जैसे कि कुछ लॉज हैं, जो 3 तलाक लॉ बनाई गई थी, राइट, उसके अंडर, या सेक्शन 377 इज अ बेस्ट एग्जांपल। जब सेक्शन 377 को अबॉलिश किया गया, राइट, एक लॉ है जो कुछ रिसेंटली टाइम पहले अबॉलिश की गई है। सो इस लॉ को जब अबॉलिश किया गया तब गवर्नमेंट ने इसे कंप्लीटली क्या किया गया था, उसे क्लियर किया कि इस लॉ के अंडर क्या चीज अबॉलिश की जा रही है, ठीक है। तो ये भी इसका काम होता है, कोर्ट का काम होता है। इन सच केसेस डिसीजंस मेड बाय जज रिक्वायर इंटरप्रिटेशन द लॉ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और तब जज क्या करते हैं, उस लॉ के ऊपर इंटरप्रेट करते हैं या उस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं और ज्यादा इलॉबरेट वे में बताते हैं, ताकि जो लॉ है वो बेस्ट पॉसिबल वे में उसके ऊपर जजमेंट दिया जा सके और लोग उसे फॉलो करें। द डिसीजन देन बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर अदर सच केस इन द फ्यूचर। और उसके बाद जो डिसीजंस है वो और ज्यादा प्रेसिडेंट हो जाते हैं, मतलब एक तरीके की एक ऑफिशियल एक्शन हो जाता है, या बोल सकते हैं एक ऐसा डिसीजन जो रेफरेंस बन सके, ठीक है। जैसे कि कोई डिसीजन आया है और कोई केस आया है, उसके ऊपर डिसीजन लिया है और वो डिसीजन हो गया है, लेकिन कुछ साल बाद अगेन सिमिलर टाइप का कोई केस आया है, तो उससे रेफरेंस लेकर डिसीजन दिया जा सके, प्रेसिडेंट उसे कहते हैं। जैसे मिसाल देना है ना, प्रेसिडेंट का मतलब एक्चुअली वही होता है। तो their decision that becomes precedent for other such cases in the future। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा केस आता है तो प्रेसिडेंट की तरह उसे यूज करके जजमेंट दे दिया जा सके। देन कस्टोडियन ऑफ सिविल राइट एंड फंडामेंटल राइट। कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, कस्टडी में रखना या कीपर, मतलब अंडर एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सिविल राइट और फंडामेंटल के राइट्स का क्या होता है, एक कीपर होता है या एक तरीके से प्रोटेक्टर कह सकते हैं, प्रोटेक्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सिविल राइट और फंडामेंटल राइट्स को। The judiciary act as a custodian of fundamental right of the people. If citizen feels that the fundamental rights have been violated or taken away, अगर किसी सिटीजन को ये फील होता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स या उसे वायलेट किया गया है, they can move to courts to seek justice। और वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं जस्टिस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, कस्टोडियन है। देन अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई लॉ है जो पार्लियामेंट से पास हुई है, ठीक है, और इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय जुडिशरी। अब जैसे कि कोई ऐसी लॉ बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि वो लॉ लोगों के फेवर में नहीं है, तो वो उसे क्या कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, गलत डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ अगेन, जो जैनिज्म में संथारा के ऊपर डिसीजन लिया गया था, पार्लियामेंट में वो डिसीजन पास कर दिया गया था दैट संथारा बैन है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की, जिसके बाद उस डिसीजन को वॉइड डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस सिचुएशन पे। दिस पावर ऑफ द जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नोन एज
जुडिशियल रिव्यू। और ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसके अंदर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर डिसीजंस लिए जाते हैं उसे रिव्यू करना। जैसे जो डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं लेकिन जुडिशरी उसे क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है, वापस से उस पर डिसीजन दे रही है। ऐसी सिचुएशंस को जुडिशियल रिव्यूज कहते हैं। यहां तक समझ में आया? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी टिल हियर। ये था रोल ऑफ जुडिशरी। एनी डाउट, एनीवन? ओके, so jurisdiction of the court or courts. Okay, nobody is having doubt. The court need to function within the limit by the constitution. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है since जो जुडिशरी है वो पावरफुल है, बट इट डजंट मीन कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं वो उसी लिमिट में अपने डिसीजंस प्रोवाइड करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिट सेट की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली ही जुडिशरी वर्क करती है। द पावर ऑफ कोर्ट टू पास जजमेंट एंड एनफोर्स लॉ विद इन द स्फीयर इज नोन एज जुरिस्डिक्शन। अब वो पावर, द पावर ऑफ द कोर्ट टू पास जजमेंट, अब कोर्ट का वो पावर जिसमें वो जजमेंट्स को पास करती है या किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। फोर्स का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करती है लेकिन वो उसी बाउंड्रीज में करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उसे क्या कहा जाता है, जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। The court exercise different types of jurisdiction. A court exercise, a court different types of jurisdictions provide करती हैं, जैसे कि original jurisdiction। Original jurisdiction is in cases which can be heard for the first time in that court only. This jurisdiction applies to the court where the case originates. अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, वो केसेस जो फर्स्ट टाइम उस कोर्ट में सुने जा रहे हैं, या ये बोल सकते हैं जिसे अपील किए जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। ओरिजिनल नाम से ही समझ में आ रहा है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब किसी एक कोर्ट में गए और किसी पर्सन ने अपील किया है। ठीक है, दिस जुरिडिक्शन अप्लाइज टू द कोर्ट वेयर द केस ओरिजिनेट्स। और ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ अप्लाई होगा, ये कौन से जुरिडिक्शन को कहा जाएगा जहां पे ओरिजिनली वो ओरिजिनेट हुआ है। जैसे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में है, जैसे जावरा में हुआ है तो जावरा कोर्ट में अपील किया जाएगा। ठीक है, तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। वेट अ सेकेंड। अपीलेट जुरिडिक्शन, अब अपीलेट क्या होता है, when it hears an appeal against a case which has already been tried by the lower court। अब अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुडिशरी बहुत सारे लेवल्स में होती है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अपीलेट जुरिडिक्शन वो होती है जो लोअर कोर्ट में जिसके ऊपर डिसीजन दिए जा चुके हैं लेकिन पर्सन सेटिस्फाई नहीं हुआ है और उसने हायर कोर्ट में क्या किया है, अपील किया है। ऐसे केसेस को अपीलेट जुरिडिक्शन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ओरिजिनल और अपीलेट में। देन नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी नाम से ही समझ में आ रहा है, एडवाइस देना किसी मैटर पे। when it gives advice on matter relating to the constitution। अब ये एडवाइस किस पर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर पर एडवाइस देने वाली जो केसेस होते हैं, जुडिशरीज होती हैं, उसे एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं।
Then supervisory jurisdiction, when it supervises the functioning of the lower courts. अब lower court के ऊपर supervise करना, उन्हें एक तरीके से अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, सुपरवाइज करना, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है ये भी। लोअर कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग है उनको सुपरवाइज जो जुरिडिक्शन करती है, जो जुडिशरी करती है, उसे सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं, ठीक है। A court act as a court of record when it maintains record of the court proceedings and its decision for the benefit of lower courts who refer it in the similar cases. अब court act as a court of record when it maintains record of the court proceedings. अब कोर्ट में जनरली क्या होता है कि जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जब भी कोई चीज होती है तो सुनी जाती है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है, हाथ से लिखा जाता है कि ये सिचुएशन हुई थी, ये हुआ था। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और उसमें ये किस चीज में हेल्प करते हैं, डिसीजंस में हेल्प करते हैं। और किनके डिसीजंस में, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डिसीजन लिया है या हाई कोर्ट में कोई डिसीजन लिया है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन लिया गया है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है ताकि जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं वो उससे रेफरेंस लेकर सिमिलर केस पर डिसीजन दे सके। समझ में आया? अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज थम्स अप।